दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल के एक युवा क्रांतिकारी शहीद जतेंद्रनाथ मुखर्जी की, जिनके नाम से अंग्रेज थर थर कांपते थे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एक ही वार से बंगाल टाइगर को मार गिराने वाले बाघा जतिन की कहानी। जतेंद्रनाथ मुखर्जी का जन्म 7 दिसंबर 1879 को बंगाल के नादिया जिले के कायाग्राम में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। उनके पिता का नाम उमेश चंद्र मुखर्जी और माता का नाम शरत शशि था। जब वह मात्र 5 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। जतिन ने अपनी पढ़ाई कोलकाता विश्वविद्यालय से पूरी की। परिवार के पोषण हेतु उन्होंने स्टेनोग्राफी सीखी और कोलकाता विश्वविद्यालय में काम करने लगे। 1900 में जतिन ने इंदुबाला बैनर्जी से शादी की। उनके 4 बच्चे हुए, किंतु मात्र 3 वर्ष की उम्र में उनके बड़े बेटे की मृत्यु हो गई। अपने कॉलेज के दौरान जतेंद्रनाथ मुखर्जी स्वामी विवेकानंद के संपर्क में आए। स्वामी विवेकानंद ने जतेंद्रनाथ मुखर्जी की क्षमता का एहसास एक भविष्य के क्रांतिकारी के रूप में किया और उन्हें कुश्ती सीखने के लिए अम्बुगुहा के व्यायामशाला भेज दिया। कुश्ती के अभ्यास से उनका शरीर बहुत बलिष्ठ हो गया। जतेंद्रनाथ मुखर्जी के गांव और आसपास के लोग एक बाघ से बहुत परेशान थे। एक दिन जतेंद्रनाथ पास के गांव से अपने घर वापस आ रहे थे कि उनका सामना उस बाघ से हो गया। उन्होंने अपनी खुखरी से उस बाघ का गला चीर डाला। इस बहादुरी के लिए बंगाल सरकार ने उन्हें चांदी की ढाल से सम्मानित किया और वे बाघा जतिन के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जतेंद्रनाथ मुखर्जी अनुशीलन समिति से जुड़े और विभिन्न जिलों में उसकी शाखाएं स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। सन 1903 में उन्होंने अरबिंदो घोष का सहयोग करने का फैसला किया और ब्रिटिश रेजिमेंट के भारतीय सैनिकों को अपने साथ जोड़ा। 1905 में कलकत्ता में वेल्स के राजकुमार जॉर्ज पंचम की यात्रा के दौरान जतेंद्रनाथ मुखर्जी ने उसका ध्यान आकर्षित करने का फैसला किया। कुछ अंग्रेजी सैनिक एक गाड़ी की छत पर अपने पैर बाहर की ओर लटकाकर बैठे थे। उनके जूते बार बार भारतीय महिलाओं के चेहरों पर लग रहे थे। जतेंद्रनाथ मुखर्जी ने उन अंग्रेजी सैनिकों को ऐसा करने से मना किया, लेकिन अंग्रेजी सैनिक उनका मजाक बनाने लगे। इस उकसावे के जवाब में जतेंद्रनाथ मुखर्जी गाड़ी की छत पर चढ़ गए और उन सैनिकों को तब तक थप्पड़ मारते रहे जब तक वे जमीन पर नहीं गिर गए। जतेंद्रनाथ मुखर्जी अरबिंदो घोष की युगांतर पार्टी से जुड़ गए, जो उस समय बंगाल और बिहार में बम बनाने की कार्यशाला स्थापित कर रही थी। युगांतर पार्टी का उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों और ब्रिटिश सरकार की सेवा में लगे भारतीयों का सफाया करना था। दुर्भाग्य से ब्रिटिश शासन ने इसका भंडाफोड़ कर बरिंद्र घोष और अरबिंदो घोष समेत 39 क्रांतिकारियों को पकड़ लिया। हालांकि जतेंद्रनाथ मुखर्जी इसमें शामिल नहीं थे। अरबिंदो घोष और कुछ अन्य क्रांतिकारियों पर आरोप साबित नहीं हुआ और वो छूट गए। 1907 में जतेंद्रनाथ मुखर्जी दार्जिलिंग गए। वहां उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ अनुशीलन समिति की एक शाखा शुरू की, जिसे बंधब समिति कहा जाता है। 1908 में सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पर जतेंद्रनाथ मुखर्जी की मुठभेड़ 3 अंग्रेज अधिकारियों से हो गई। उन्होंने अकेले ही तीनों अधिकारियों को पीट दिया, जिसके लिए उन पर कानूनी कार्रवाई हुई। 3 अंग्रेजों की पिटाई एक अकेले भारतीय द्वारा किए जाने से शर्मिंदा अंग्रेज अधिकारियों ने मामला वापस ले लिया। मजिस्ट्रेट द्वारा भविष्य में ठीक से व्यवहार करने की चेतावनी दी गई। जतेंद्रनाथ मुखर्जी ने कहा कि वो आत्मरक्षा और अपने देशवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस तरह की कार्रवाई करने से परहेज नहीं करेंगे। एक अंग्रेज अधिकारी ने उनसे पूछा, तुम अकेले कितने लोगों से लड़ सकते हो? इस पर जतेंद्रनाथ मुखर्जी ने जवाब दिया, जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जतेंद्रनाथ मुखर्जी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में युगांतर पार्टी की शाखाएं स्थापित की और उसमें कई सारे क्रांतिकारियों को शामिल किया। इस कार्य में एक अन्य क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस ने उनकी बहुत सहायता की। इन दलों का एकमात्र उद्देश्य सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत की स्वतंत्रता था। अपने क्रांतिकारी कार्यों को अंजाम देने के लिए युगांतर पार्टी ने डकैतियों को आयोजित किया और धन और हथियार एकत्र करना शुरू कर दिया। वे ब्रिटिश शासन की खुशामदी में शामिल भारतीय सेठों और सरकारी बैंकों को लूटते थे। ये डकैतियां टैक्सी कैब डकैती और नाव डकैती से बहुत प्रसिद्ध हुईं।
सन 1910 में इंस्पेक्टर शमसुल आलम अनुशीलन समिति की क्रांतिकारी गतिविधियों की जांच कर रहा था और ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्याओं और युगांतर पार्टी की डकैतियों को एक ही मामले में जोड़ने और मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। इस जांच में उसने जतींद्रनाथ मुखर्जी के काम को भी उजागर किया। क्रांतिकारियों ने इंस्पेक्टर शमसुल आलम की हत्या कर दी। इस मामले में अनुशीलन समिति से जुड़े 47 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर हत्या का मुकदमा चलाया गया। क्रांतिकारी अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए अनुशीलन समिति और युगांतर पार्टी के केंद्र बदलते रहते थे। समितियों के विकेंद्रीकरण की वजह से न तो हत्याओं और डकैतियों में कोई लिंक स्थापित हो सका और न ही इंस्पेक्टर शमसुल आलम की हत्या को ही साबित किया जा सका। सभी आरोपियों में से केवल जतींद्रनाथ मुखर्जी और नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य को 1 साल की सजा सुनाई गई। जेल से छूटने के बाद जतींद्रनाथ मुखर्जी ने युगांतर पार्टी को फिर से मजबूत किया और जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता पार्टी की गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जतींद्रनाथ की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय थी। विदेशों में उनके क्रांतिकारी मित्र वहां के भारतीयों को इंग्लिश सिखाते और विदेशों में उनके अधिकारों को समझाते। 1914 में विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। कलकत्ता में उन दिनों राडा कंपनी बंदूक और कारतूस का व्यापार करती थी। जतींद्रनाथ और उनके साथियों ने राडा कंपनी की एक गाड़ी रास्ते से ही गायब कर 52 माउजा और 50,000 गोलियां लूट लीं। यह घटना गार्डन रीच डकैती के नाम से बहुत मशहूर हुई। प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मनी और ब्रिटेन एक दूसरे के विरोधी थे। जर्मन सरकार ने भारतीय क्रांतिकारियों से किए गए अपने वादे के अनुसार अंग्रेजों से विद्रोह करने की सहायता के लिए भारत में हथियार, गोला बारूद और धन भेजना शुरू कर दिया। जतींद्रनाथ मुखर्जी द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय कार्य को जर्मन प्लॉट, हिंदू जर्मन षड्यंत्र या जिम्मरमैन योजना के रूप में जाना जाता है। जर्मनी द्वारा भारत में हथियार भेजने की जानकारी जब ब्रिटिश अधिकारियों को लगी, तब उन्होंने तत्काल कार्रवाई से गंगा के डेल्टा क्षेत्रों, उड़ीसा के चटगांव और नोआखली तटीय क्षेत्रों की घेराबंदी कर दी। इसमें जतींद्रनाथ मुखर्जी की सहभागिता की वजह से ब्रिटिश सरकार ने उनकी जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा भी कर दी। जतींद्रनाथ और उनके कुछ साथी तब मयूरभंज के जंगलों में छिपे हुए थे। इनाम की लालच में आसपास के ग्रामीण भी ब्रिटिश पुलिस के साथ उनकी खोज में लगे थे। 9 सितंबर 1915 को जतींद्रनाथ मुखर्जी अपने साथियों के साथ बालासोर में अपने गुप्त अड्डा काली पोक्ष आ गए। जतींद्रनाथ बैनर्जी और उनके साथी वह जगह छोड़ने ही वाले थे कि राजमहंती नामक अफसर ने गांव के लोगों की मदद से उन्हें पकड़ने की कोशिश की। बढ़ती भीड़ को तितर-बितर करने के लिए जतींद्रनाथ ने गोली चला दी और राजमहंती वहीं ढेर हो गया। यह खबर बालासोर के उच्च पुलिस अधिकारियों तक पहुंच गया और वो दल बल सहित वहां आ पहुंचे। सभी क्रांतिकारी वहां से भाग सकते थे, लेकिन ज्योतिषचंद्र पाल नामक एक क्रांतिकारी ने अंग्रेजों का सामना करने का फैसला कर लिया। चित्तप्रिया राय चौधरी, नीरेंद्र दास गुप्ता तथा मनोरंजन सेनगुप्ता नामक अन्य क्रांतिकारी मोर्चा संभाले हुए थे। दोनों तरफ से गोलियां चली और चित्तप्रिया वहीं शहीद हो गए। बाकी क्रांतिकारियों ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन कुछ ही देर में जतींद्रनाथ मुखर्जी और ज्योतिषचंद्र पाल घायल हो गए। कुछ देर की और मुठभेड़ के बाद नीरेंद्र दास गुप्ता और मनोरंजन सेनगुप्ता की गोलियां भी खत्म हो गईं। 70 मिनट तक चली उस भीषण मुठभेड़ में जहां ब्रिटिश सरकार को गंभीर जनहानि का सामना करना पड़ा, वहीं क्रांतिकारी चित्तप्रिया राय चौधरी की मौत हो गई। नीरेंद्र दास गुप्ता तथा मनोरंजन सेनगुप्ता को पकड़ लिया गया और जतींद्रनाथ मुखर्जी और ज्योतिषचंद्र पाल गंभीर रूप से घायल हो गए। जतींद्रनाथ ने ब्रिटिश पुलिस से कहा, गोली मैं और चित्तप्रिया ही चला रहे थे, बाकी के तीनों साथी बिल्कुल निर्दोष हैं। जतींद्रनाथ मुखर्जी और ज्योतिषचंद्र पाल को बालासोर अस्पताल ले जाया गया, जहां जतींद्रनाथ ने 10 सितंबर 1915 को अपनी अंतिम सांस ली। ज्योतिषचंद्र पाल की भी मृत्यु हो गई। वहीं नीरेंद्र दास गुप्ता तथा मनोरंजन सेनगुप्ता को बालासोर जेल में फांसी दे दी गई। मात्र 35 वर्ष की उम्र में जतींद्रनाथ मुखर्जी उर्फ बाघा जतिन ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनका महान आदर्श उनके शब्दों अमरा मोरबो जगत जगबे से स्पष्ट था, जिसका अर्थ था, हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे।
अगर आपको हमारा काम पसंद आया और आप चाहते हैं कि आगे भी हम ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस लेकर आएं, तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।